Hello students, today we will discuss our poem No Men Are Foreign. Now we will discuss exercise. In previous video we had discussed explanation and oral comprehension और आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर एंड फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन फर्स्ट है बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। हम लोगों ने इस पोएम में पढ़ा था यूनिफॉर्म के बारे में, तो इसमें पोएट क्या बता रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म होती है वो भले जो ह्यूमंस होते हैं उनकी यूनिफॉर्म से सेम ना होकर डिफरेंट होते, लेकिन अंदर से जो उनकी बॉडी है वो सब एक जैसे ही हैं। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। आंसर है द पोइट इज प्रॉबली स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म्स दैट द सोल्जर्स वियर एट द टाइम ऑफ वॉर। द वर्ड यूनिफॉर्म हियर कुड ऑल्सो मीन द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ ए कंट्री। कि सब वहाँ पे पोइम में हमने देखा कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो वॉर के टाइम यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन उनका यूनिफॉर्म यह शो करता है कि ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेसेस है अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोइट सजेस्ट करते हैं कि इस अर्थ के ऊपर सभी एक जैसे हैं। आंसर है द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज दे ब्रीथ आर बियर्ड वेक स्लीप हेट लव एंड लेबर। The importance of the sun and air and water is equal for everyone. Everyone needs peace and suffers from starvations during wars. पोइट यहाँ पे बताते हैं कि सब इंसान इस धरती के ऊपर इक्वल है, समान है, सब एक जैसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और सब जागते भी हैं, सब सोते हैं और सब में ये हेट और लव के जो इमोशंस हैं इस सब में होते हैं और सब एक समान मेहनत भी करते हैं। और ऐसा ही नहीं कि जो सन है, सन मीन्स यहाँ पे जो रेज है, सन की रेज है वो भी सबको इक्वल ही मिलती हैं, हवा सबको समान मिलती है और सबके लिए वाटर है वो इक्वल है और सबको ज़रूरत है शांति की। और सब जब वॉर होता है, लड़ाई होती है, तब भूख से वो लोग भी सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे पोइट बताते हैं कि सब समान हैं, सबके अंदर इमोशंस हैं, सब शांति चाहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने अभी किया। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट की 2 पार्ट थे। तो इन स्टेंजा आई फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हैं। तो आंसर इसमें दिया गया है कि वर्ड्स वी सजेस्ट द 5 वेज इन विच वी ऑल आर लाइक आर। 5 वेज है जो सजेस्ट किए गए हैं इस पोएम में। फर्स्ट है ईच ऑफ अस हैज़ ए सिमिलर बॉडी, हमारी बॉडी एक जैसी है। ऑल ऑफ अस ब्रीथ वॉक, सब लोग एक तरह सांस लेते हैं, सब लोग चलते हैं, सब लाई भी करते हैं, झूठ बोलते हैं। वी लाई एंड डाई ऑन द सेम अर्थ, सभी इस अर्थ के ऊपर लिव रहते हैं और मरते भी हैं। तो सबका जीवन जीना मरना सबका तय है और सबका ये काम सेम होता है। तो फिर कहते हैं ये जो ह्यूमन है ये लोग क्यों एक दूसरे में डिफरेंस है वो पैदा करते हैं जबकि सब लोग समान हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। जैसे उसमें लिखा हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा, पिक आउट द वर्ड्स। कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं। तो देर आर 5 कॉमन फीचर्स इन स्टेंजा 2। These features are the sun, air, water, peaceful harvest। जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। आप क्वेश्चन 2 की लाइन्स हैं वो देख सकते हो कि सब कॉमन फीचर्स इंसान में होते हैं। वो 5 फीचर्स है, जैसे सन, और सन सबको इक्वल मात्रा में हीट देते हैं। एयर है वो सबको बराबर मिलती है और पानी सबको बराबर मिलता है। और पीसफुल एंड हार्वेस्ट भी सबको इक्वल ही चाहिए होती है। हैंड्स एंड द लेबर, और सब लोग समान मेहनत करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, वेन डू यू थिंक दिस हैपन्स एंड वाई?
Who tell us should we do as we are told at such times? What does the poet say? इसका आंसर देखिए, whenever there is war, leaders tell people to hate the other country. जब लड़ाइयाँ होती हैं तो जो हमारे लीडर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमें अदर कंट्री से हेट करनी चाहिए. They tell us to do so because of their personal gains. But we should not act as a puppet in their hands and do as they say. We should understand that war is futile and analyze the situation before jumping to conclusion. The poet says that if we fight against them, we kill and condemn ourselves. तो हम उनके हाथों की पपेट ना बनकर हमें अपने तरफ से वर्क करना चाहिए और तभी हमें गुड कंक्लूजन मिल सकता है. और इस तरह से हम सबको समान न मानकर तो हम जो हमारा अपने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करके हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपने आप को ही हार्म पहुंचाते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं. अब इसके फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करते हैं. चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स. यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं विद ऑप्शन. आप लोग जब नोटबुक में लिखते हो तो ऑप्शन नहीं लिखते हो, ऑप्शन लिखना भी कंपलसरी है. फर्स्ट है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन. तो इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? रेपिटेशन है, लाइटोटीज है, मेटाफर है, बोथ ए एंड बी. तो आंसर इसका है डी, बोथ ए एंड बी. रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नो रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन है. और लाइटोटीज किस लिए है? हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने इसका स्पेशल वीडियो फिगर ऑफ स्पीच का डाला हुआ है. तो लाइटोटीज ए नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन एफर्मेटिव सेंस. और लाइटोटीज में क्या होता है कि एक्सप्रेशन तो नेगेटिव दिखेंगे लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी है वो भी छुपी रहती है. उसके बाद सेकंड है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स. तो इसमें होगा ए सिमिली, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रही है लाइक और एज ऐसे जो आ जाए तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है. उसके बाद थर्ड है आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वोर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. तो थर्ड का होगा डी. इसमें ट्रांसफर एफिथेट आएगा, मेटाफर और एलिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज थ्री. देखिए ट्रांसफर एफिथेट मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाए तो स्थानांतरण, कि कोई बात बोलते बोलते उस दूसरी जगह पे पहुंच जाना. ठीक है, तो इसमें आएंगे तीनों. दूसरा मेटाफर किस लिए है? मेटाफर इज ए कंसेप्ट बेस्ड ऑन एनालॉजी बेस्ड एंड मेटाफोरिकल मीनिंग. मतलब हमने किया था कि मेटाफर में ये कहा जाता है कि वो जैसे सिमिली में ये कहा जाता है कि वो आदमी उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे मेटाफर में वो बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ वो आदमी वही है. ठीक है. एलिट्रेशन में किसी चीज़ का जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड वो दिखे, जैसे यहाँ पे बाय एक लाइन में आया है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट करते हैं. फोर्थ है देयर हैंड्स आर आर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड. फोर्थ का आएगा बी. साइनेकेडिक मीन्स इट रिप्रेजेंट हॉल. ये पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका लिखने में तो सिर्फ इसका वन सिंगल पार्ट आया, लेकिन जब इसका मीनिंग निकाला जाएगा तो इसका हॉल मीनिंग निकलेगा. उसके बाद फिफ्थ है दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्राई एंड कंडेमन. डिस्पोज, देखो सबसे पहले डिस्पोज, फिर बिट्राई एंड कंडेमन. जो हम लोगों ने इसका किया था तो इसका आएगा क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में जब हमारा सेंटेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो. ठीक है, तो वहाँ पे क्लाइमैक्स होता है. उसके बाद सिक्स्थ है आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. तो इसमें होगा मेटाफर. मेटाफर में भी हमने अभी किया कि मेटाफर में कोई किसी के साथ कंपैरिजन न होकर वो चीज़ खुद ही होती है. तो यहाँ पे
मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो ये पोएम है ये कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, फिर उसमें से क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनको अच्छे से लर्न करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर है उनको लर्न करना है। और फिगर ऑफ स्पीच अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो जो पहले हम लोगों ने इसका जो वीडियो पहले बनाया हुआ है उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है और पूरी पोएम को अच्छे से लर्न करना है और नोटबुक में लिखना है। सबके लिए कंपलसरी है, काफ़ी स्टूडेंट नोटबुक में इसको मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।